अरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपके संपूर्ण हिंदी की किताब से महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। यानी कि आपका 24 फरवरी का जो यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर होगा, उसमें आपके जो 10 नंबर के गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 नंबर के आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आपके जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश कौन कौन से हैं, जो आपके पूरे किताब से यानी कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, यानी कि सभी की बात करेंगे। यानी कि गद्यांश और पद्यांश का आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है और एक ही वीडियो में जो है आपका 20 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। बस जितना हम आपको बताएंगे इन्हीं को आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है गद्यांश और पद्यांश में प्रॉपर 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी और हल करने का भी एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट गद्यांश की, यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जिसमें से आपका पहला जो है आप देखेंगे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे रेखांकित अंश करके भी आपको देता है जिसकी व्याख्या पूछता है। और प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का आपका बेस्ट तरीका जो है आपका ये है कि इसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके आंसर जो है वो कहाँ छिपे हुए हैं। तो अब इसमें आपका क्वेश्चन देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश ये है जो हमने आपको बताया है। और इसके अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे इस पे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। उसके बाद दूसरा इस पे क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने आपको महत्वपूर्ण पाठ और लेखक का जो नाम आपको पहचान करने वाले शब्द बताए थे, जिससे पर हमने 2 से लगभग 3 वीडियो आपको बनाए, जिससे आप पहचान करके जो है इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख पाएंगे। कि जैसे कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिससे आप पहचान कर जाएंगे कि आपका कौन से पाठ से पूछा गया है। जैसे हम इसका बता देते हैं, आपका राष्ट्र का स्वरूप वाले पाठ से पूछा गया है और इसके आपके जो लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो जो पहचान करने वाले शब्द हमने बताए थे, तो उसको जा करके जरूर देखें। अब अगला देखेंगे, इसी में दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो ये रेखांकित अंश है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। ये आपका जो है रेखांकित अंश है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो हमने आपको गद्यांश बताया है इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। और इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश बताए जाएंगे आपको, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब आपका दूसरा वाला देखेंगे इंपॉर्टेंट गद्यांश में, तो दिया है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें भी देखेंगे आपका ये जो रेखांकित अंश वाला है, इस पर भी आपका एक प्रश्न पूछता है, जिसमें पहला आपका प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आपका किस पाठ से है, राष्ट्र के स्वरूप वाले से है और इसके लेखक आपके वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। और प्यारे बच्चों, आपका ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। और इसके जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया जो है आप बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी गद्यांश और पद्यांश हम आपको बताएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस पे दूसरा प्रश्न है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो रेखांकित अंश दिया है इसकी व्याख्या करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में देता है। तीसरा है, राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है। तो हम 2 से 3 बार आपको ध्यानपूर्वक इसलिए पढ़ने के लिए कह रहे थे। जैसे देखेंगे आपका क्वेश्चन तीसरा पूछ रहा है, राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है। तो दिया है राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। तो आप 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो क्वेश्चनों का आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। अब अगला घ में इसी पर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है। यानी मनुष्य के जो जीवन की श्वास प्रश्वास है वो क्या है। अगला है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। यानी जो आपके राष्ट्र की वृद्धि हो कैसे संभव है ये बताना है। तो आप लोग जितने भी आपको गद्यांश बताए जाएंगे सभी का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और जो है अपनी क्वेश्चन बैंक से इनके आंसर तैयार करिएगा।
क्योंकि हमने पहले से जो है आपको पहचानने की ट्रिक यानी गद्यांश को पहचानेंगे कैसे कौन से पार्ट से उस पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो आप लोग पहचानने की ट्रिक वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। और ये जो है आपका वीडियो गद्यांश और इम्पोर्टेंट पद्यांश पर है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट आपका गद्यांश है दिया है, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। अब देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। और ये भी जो आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे गद्यांश वाले सभी आपके महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अब दूसरा इसी में प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के प्रति किसे निष्ठा है, यानी भारतीय संस्कृति के प्रति किसे निष्ठा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी के आंसर जो है इस गद्यांश में से ही मिलते हैं, और हमने आपको पहले पूरे बेस्ट तरीके से गद्यांश कैसे सॉल्व करें ये भी बताया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको भी जा करके जरूर देखें। अगला है, बीते युग की रूढ़ियों का समर्थन कौन करता है, यानी आपका जो बीते युग की रूढ़ियाँ हैं उनका समर्थन आपका कौन करता है। घ वाला प्रश्न है, समाज में प्रचलित किन किन कुरीतियों का उल्लेख किया गया है, यानी समाज में जो आपका प्रचलित कौन कौन सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसका आपका गद्यांश में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों इसी में है, कौन से तत्व स्वस्थ समाज के सूचक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से तत्व जो हैं आपके स्वस्थ समाज के सूचक नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा हमारा एक गद्यांश था जो कि आपका महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अपना अगला यानी चौथा वाला महत्वपूर्ण गद्यांश। अब अगला वाला जो आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपका दिया है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अभ्युदय सौम्य रूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो आपका ये भी जो है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। और उपयुक्त इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो हमने पाठ के लेखक और आपका जो है पहचान करने का बताया था कि आपका किस पार्ट से गद्यांश है, वो कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए थे। और ये जो है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम वाले चैप्टर से, इसका शीर्षक जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम है और इसके लेखक जो है आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब दूसरा इसी में प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी रेखांकित अंश जो आपका दिया है देखेंगे कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अभ्युदय सौम्य रूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो ये आपका रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करने के लिए बोला है। अगला है, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अभ्युदय स्वरूप देखा। चौथा प्रश्न है इसी में, उपयुक्त पद्यांश में लेखक का उद्देश्य निहित क्या है, यानी कि उपयुक्त पद्यांश में जो है लेखक का क्या उद्देश्य निहित है ये पूछा है। अगला है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के में लेखक ने किस गद्य विधा का प्रयोग किया, यानी प्रस्तुत जो आपका पद्यांश गद्यांश है इसमें लेखक ने किस गद्य विधा का प्रयोग किया है ये आपको बताना है। अब इसमें अगला जो आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है देखेंगे दिया है, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है, उसके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आज जो भी कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अब इसमें देखेंगे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपका हम और हमारा आदर्श वाले चैप्टर से है और इसके लेखक जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम है। अब दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या वाला क्वेश्चन है और पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, ये हर क्वेश्चन में आपको कॉमन दिखेगा हर पद्यांश गद्यांश पद्यांश में। तो आपका जो रेखांकित अंश ये दिया है इसकी व्याख्या करिए। और प्यारे बच्चों आपका ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। अगला है, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है, यानी जो लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने का फैसला रहा है उसका आधार क्या रहा है ये पूछा है।
उसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न है, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। पांचवा प्रश्न है, अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट गद्यांश के साथ साथ उसके कुछ इम्पोर्टेंस जो आपके क्वेश्चन है उसको भी हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं, जिससे आपके आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर तरीके से हो। अब अगला जो आपका इम्पोर्टेंट गद्यांश दिया है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अह को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। अब देखेंगे दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका जो पाठ है वो निंदा रस है और इसके लेखक आपके हरिशंकर परसाई हैं। दूसरा प्रश्न इसी में, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो रेखांकित अंश ये दिया है इसकी व्याख्या करने को बोला है। तीसरा है, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, यानी लेखक के अनुसार जो है उत्पन्न जो निंदा है उसको कैसे मारा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है, निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी निकृष्ट और उद्गम जो शब्द हैं उनके आपको अर्थ लिखने के लिए बोला है। अब पांचवा है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, यानी आपका जो उपयुक्त गद्यांश ये दिया है इसमें लेखक ने किस शैली का उपयोग किया है ये आपसे पूछा है। अब अगला वाला आपका है जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अधमय भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलाकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब देखेंगे इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव सल अग्रवाल। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या बोला है। तीसरा है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है ये आपको बताना है। अगला है, जल का प्रवाह, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, यानी जल प्रवाह जो है नदी के रूप में किससे मिलता है ये आपको दिया है। इसी में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब अगला वाला जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है दिया है, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे दिया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका भाषा और आधुनिकता वाले पाठ से और प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं और वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी गद्यांश जो है प्यारे बच्चों है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो आपका रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोला है। और जितने भी गद्यांश और पद्यांश इस क्लास में बताए जाएंगे आप सभी को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला है, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है, यानी किन किन के प्रयोग से जो है भाषा आपकी आधुनिक बनती है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है, भाषा का विकास कब नहीं होता, यानी भाषा जो है उसका विकास कब नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। अगला दिया है, नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, यानी जो नए शब्द हैं उनको गढ़ने मात्र से आपका तात्पर्य क्या है ये आपको स्पष्ट करने के लिए बोला है। अब अगला वाला देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है कि दिया है, हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यतः पिंडे ततः ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि अतिमायुक अनेक एसड़ाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्फली पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है जो अनेक एकांगी मानव की ही विचार किया जाए वह अधूरी है। हमारा आधार एकांक मानव है जो अनेक एकात्मक समष्टियों का एक प्रतिनिधित्व करके की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।
अब पहला पूछा मानव के सुख के साधन क्या है। ख वाला प्रश्न है जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास किस आधार पर करना चाहिए। ग में प्रश्न दिया है समष्टि तथा एसड़ा शब्दों का अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर पांचवा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है प्यारे बच्चों। तो आपके गद्यांश वाले जो 9 से 10 हम क्वेश्चन लाए थे वो पूर्ण हो गए हैं। अब बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो पद्यांश वाले में आपका पहला जो इंपॉर्टेंट पद्यांश है, अब गद्यांश वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। अब देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट जो पद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है मुझे फूल मत मारो होकर मतु के मीत मदन पटु तुम कटु गारल नगारो मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरी पति पर वारो लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका ये वाला जो है आपका पद्यांश है और बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में जो है आपका लिखेंगे कैसे प्रस्तुत पद्यांश एक का बता दे रहे हैं आपको और पहचान करना आपको हमने पाठ का शीर्षक जो है संदर्भ में आपको लिखना रहता है। तो पहचान वाले करने वाले शब्द हमने आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों के बना करके प्रॉपर वीडियो 2 से 3 बनाया। अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, तभी आप जो है संदर्भ और पाठ का शीर्षक लिख पाएंगे। तो इसका संदर्भ एक का लिखना बता देते हैं। ये जो है आपका किससे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपको जो रेखांकित अंश जो ये दिया है इसकी आपको व्याख्या करने के लिए प्रश्न देगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। चौथा प्रश्न है होकर मधु की मीत मदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। अब पांचवा प्रश्न है मैं अबला बाल वियोगनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी भ्रमित हो गोद ले श्रांति खोना होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे और प्यार बच्चों तो आपके क्वेश्चन कैसे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट आपका गद्य पद्यांश है। भी लज्जाशील शब्द किसके लिए एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। दूसरा प्रश्न है राधा पवन दूतिका को किसकी क्लांताएं मिटाने को निवेदन करती है। तीसरा है विकृत वसना शब्द का अर्थ लिखिए तथा कमल मुख में अलंकार निरूपित कीजिए। चौथा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। आपका पवन दूत का इसमें दे दिया और हमने आपको पहचान करने वाले शब्द बताए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देखें। हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है उसी पर आधारित है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो रेखांकित अंश ये दिया है इसकी व्याख्या करने से संबंधित प्रश्न पूछता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी खग कुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा लू यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब इसमें देखेंगे आपका ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका पद्यांश है और इस क्लास में जितने भी पद्यांश और गद्यांश बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ये हमने आपको पहले ही कहा था सभी जो है आपके गद्यांश एवं पद्यांश सब में ये कॉमन चीज रहेगा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम और जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके कॉमन रहेंगे। अगला है आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है। तीसरा प्रश्न है इसमें खग कुल सब बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पांचवा है प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। और ये पांचों प्रश्न आपका ये तीसरा जो है पद्यांश है और महत्वपूर्ण है। तो आपके जितने गद्यांश पद्यांश बताए जाएंगे सबको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिएगा और ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अगला है आपका सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल मेरी ब्याह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है मतर्य मानव की विजय का तर्य हूँ मैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ बादलों के शीश पर संदमय चलाता हूँ। अब देखेंगे इसमें किसके सामने समय का व्याल कांप जाता है ये क्वेश्चन दिया है। दूसरा पूछा है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तीसरा है वनराज और सदन शब्दों की अर्थ लिखिए। अब अगला वाला इसी में प्रश्न देखेंगे तो दिया है अंधतम के भाल पर
पावक चलाता हूँ इसका आशय क्या है। फिर पांचवा प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 प्रश्न हो गए और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है, कान दूत कह दो ब्रहा दूत है पधारो आप, धारे प्रण फेरन को मृति ब्रजबारी की, कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति, जानत ना ठानत अनीति आनी रीति ले अनारी की, मानियो हम कान ब्रहा एक ही, कान्ह्यो जो तुम तोहू हमें भावंती न भावना अन्यारी की, जहे बनी बिगड़ी न बरी धैता, बारिधि की बूंदता विलय है बूंद विवश बिचारी की। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन दिया है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। दूसरा है गोपियों ने किसे और क्यों अनारी कहा है। तीसरा प्रश्न है अनीति और भावती शब्दों का अर्थ लिखिए। चौथा प्रश्न है कान दूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारो आप पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। और प्यारे बच्चों ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश ही है। पांचवा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करिएगा। अब अगला जो आपका पद्यांश से दिया है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं ना तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। अब उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन हमने आपको सब में बताया था कि ये सब में पूछा जाएगा। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो रेखांकित अंश दिया है इसकी व्याख्या करने को बोला है। अगला प्रश्न दूरधर और प्रांतर शब्द का अर्थ लिखिए, यानी जो दूरधर और प्रांतर शब्द दिए हैं उनका आपको अर्थ लिखने के लिए बोला है। अगला है जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। पांचवा प्रश्न मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले इसका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको भी ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अगला दिया है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यो ज्यो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम की जो, बीच जब घिरते को घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भी दिखाई देता हो छविधाम। अब ये देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो हमने आपको इसमें पहले बताया था पहचान करने वाले शब्द, जिससे आप पाठ का नाम लिख सकते हैं और कवि का नाम आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखें। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। अगला है नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। और पांचवा प्रश्न है परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ लिखिए। तो आप लोग इसको भी ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अब अगला पद्यांश देखेंगे आपका जो है इंपॉर्टेंट वाला, कि इस धारा सी जग का कम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जनजीवन की कर्णधार, चिर जन्म के मरण के आर पार, शाश्वत जीवन का नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत परिणाम करता मुझको अमरत्व दान। अब देखेंगे आपका नौका विहार दे दिया, मतलब चैप्टर का नाम आपको पता चल गया। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन आपको सब में कॉमन दिखेगा। अगला है नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसा विचार आ रहा है। चौथा प्रश्न है कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है। और अंतिम प्रश्न है इस धारा सा जग का कम में कौन सा अलंकार है। और ये भी जो है प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको भी आप लोग जो है ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और जितने भी इस क्लास में इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश बताए गए हैं सभी को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा, क्योंकि आपका 24 फरवरी का जो हिंदी का पेपर होगा यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है 24 मिनट देख करके अपना 20 नंबर की तैयारी कर लेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।